बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है सभी लोगों का। देव जी, अजीरुद्दीन अहमद, सुधा जी, आशीष शुक्ला जी और एस एम राम जी और सभी लोगों को नमस्कार। मानेंद्र जी नमस्कार। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम लोग बढ़िया सी। और यकीन मानिए कि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने एक पिछले जो 15-20 वर्षों से मैं कंपटीशन को देख रहा हूँ, उसका जो एक्सपीरियंस बताता है कि उसमें एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक टॉपिक, जहां मैं ये कहूं कि ये परीक्षा में आता है, वहां पर आप बहुत सिंसियर हो जाइएगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि जो पीपीटी पर लिखा हुआ है बस वो पढ़ के आपको सुना दूंगा और उसी को पढ़ाना कहते हैं। पढ़ाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है और कंपटीशन को हमने दिया ही नहीं बल्कि जिया है। कंपटीशन जीने का मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लें कि जब दिन रात उठते जागते सोते बैठते हर सपने में आपको यही लगे कि बस कैसे भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचना है। देखो, नौकरी मिलना और कई बार पा करके छोड़ देना या नहीं मिलना, ये तीनों आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आप इस पर भरोसा रखिए जीवन में कि हानि लाभ जीवन मरण जस यपजस विधि हाथ। तो जो लिखा है ईश्वर ने वो होगा, लेकिन अपना प्रयास करें, कर्म करें, वो हमारे अधिकार में है। आप सब जानते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से आपके पास सिर्फ क्या है, कर्म है, उसी पर आपका अधिकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेहतर सी और डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रियांशी, रेखा, कुंवर अली और शुभम, अंजलि पाल, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरुआत करेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दूसरी क्लास है और यहां पर देख सकते हैं कि जो टॉपिक है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इन्फ्लेशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मैपिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ये हम लोग 5 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पांचों ही टॉपिक बड़े शानदार हैं। आपको क्लास एंड होने के बाद समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, और आप कमेंट या मैसेज करके हमें जरूर बताइएगा। साथियों, एक जो अहम बात है, तृप्ति शुक्ला जी वेरी गुड इवनिंग। एक जो बात है मैं आपको कंफर्म कर दूं, देखिए पेपर में भी हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, जियोग्राफी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो बहुत कॉमन सेंस है कि हिस्ट्री के टॉपिक को पढ़ने में थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती है। कोई भी टॉपिक होगा हिस्ट्री का तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो यदि 15 मिनट 20 मिनट पहले ही टॉपिक पर लग जाए तो परेशान नहीं होना है, हम लोग एक निश्चित समय में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक और खास आप लोगों के लिए जो ये गिफ्ट है ना, इसी में एक और ऐड ऑन किया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री और ऐड कर दिया गया है कि कल से आपको इस क्लास में हर टॉपिक का एमसीक्यू भी मिल जाएगा। यानी कि एक टॉपिक डिस्कस किया और उस पर क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे गए हैं वो भी आपको जोड़ दिया जाएगा। मतलब आप एकदम मस्ती में झूमेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आपके लिए बस इतना सा गुजारिश है कि आप क्या करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि हमें लगे कि हमारे साथी हमारे लिए बस शेयर का काम करते रहते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल, ये हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सर डायग्राम बेस्ड पीडीएफ बनाइए, बहुत ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो टॉपिक उस लेवल का है मैं उसी पर कोशिश करूंगा। आइए समझते हैं। दिन प्रतिदिन आपकी क्लास का कंटेंट और आपकी क्लास का जो पूरा का पूरा थीम है वो एडवांस होता चला जाएगा। मुगलिया कोर्ट है और मुगलिया कोर्ट की एक अपनी खासियत थी कि मुगल बादशाह अपने आप को, ध्यान से मेरी बात को समझना, मुगल बादशाह अपने आप को भगवान यानी खुदा से नीचे नहीं समझता था। उसे लगता था कि पृथ्वी पर तो खुदा मैं ही हूं, इसके बाद जो कोई भी आएगा वो सिजदा और पाबोस करेगा। कैसे ऐसा संभव था? ऐसा संभव इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत धन आ रहा है और उस धन से हम एक बहुत मजबूत सेना का निर्माण कर रहे हैं। और सेना यदि मजबूत है और धन यदि मजबूत है हमारे पास, तो बहुत कॉमन सेंस है कि जिसके पास बहुत भारी मात्रा में रुपया है वो अपने आप को पृथ्वी का खुदा समझता है। आप उदाहरण उठा करके हिंदुस्तान में या कहीं दुनिया में कहीं भी देख लो, जिसके पास खूब पैसा है वो महलों में रह रहा है, वो भगवान के जैसे अपने आप को एंजॉय कर रहा है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि ये अपने आप को ऐसा महसूस करते थे। और इनके पैसे का एक जो सबसे बड़ा कारण था, आप कह सकते हैं कि बैकबोन था, वो क्या था? मुगलिया सल्तनत के अंदर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। क्योंकि टैक्स का जो सबसे बड़ा सिस्टम था वो किस पर टिका हुआ था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर टिका था। क्योंकि उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, सर्विस सेक्टर था नहीं, तो सीधे जो टैक्स आएगा वो कहां से आएगा? किसानों से आएगा। किसानों से कैसे टैक्स आता था, कैसे वसूला जाता था, क्या उसके पॉजिटिव क्या निगेटिव क्या आउटकम थे और किस प्रकार से वो सिस्टम डिक्लाइन किया, वो सब आप अगले 10 मिनट में समझ जाएंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके काम का है वो ये है
कि ड्यूरिंग द मुगल्स असेसमेंट वाज सेपरेटली मेड फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप। इस बात को ध्यान से समझना कि खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग कर निर्धारण किया जाता था। प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन, जब क्वेश्चन अपने अच्छे स्तर पर बनेगा तब ये वाला बनेगा कि विचार करिए कथनों पर कि क्या खरीफ और रबी के फसल के लिए अलग अलग टैक्स होता था या एक ही होता था। तो बहुत कॉमन सेंस है कि एमएसपी भी अलग अलग जारी होती है। जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो उसका प्रीमियम भी अलग अलग होता है, यानी कि पीएम फसल सुरक्षा बीमा योजना की हम बात करें तो खरीफ और रबी के लिए प्रीमियम अलग अलग है। कमेंट करके बताइए कि प्रीमियम कितना कितना है दोनों के लिए। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी पूछा गया परीक्षाओं में। साथ में एमएसपी अलग अलग जारी होती है। इसका मतलब है कि इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रबी का फसलों का प्रोडक्शन अलग है और खरीफ के फसल का प्रोडक्शन अलग है। तो ये मुगल टाइम के जमाने से आप देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि इनका अलग अलग कर निर्धारण किया जाता था। सेकेंड पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि आफ्टर द असेसमेंट वाज ओवर अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पट्टा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना। पट्टा या क्वाल यार क्वालकार, ध्यान दीजिएगा। पट्टा, क्वाल या क्वालकार कहा जा रहा है कि ये तीन टर्म हैं जो एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू होते थे और कहा जा रहा है कि इन विच द अमाउंट और द रेट ऑफ द रेवेन्यू डिमांडेड वाज मेंशन्ड। सी व्हाट विल बी द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बना कि मुगल एम्पायर के अंदर क्वाल क्या होता था या क्वाल करार क्या होता था तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर ये क्या है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसे आप पट्टा कह सकते हैं और इसी में मेंशन किया जाता था कि आप जो टैक्स डिमांड कर रहे हैं वो कितना होगा। तो फटाफट मुझे जल्दी से समझाइएगा, बात करिएगा कि राजस्व मांग की राशि या दर क्या होगा। ये किस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होता था? ये डॉक्यूमेंट में पब्लिश होता था क्वाल या फिर क्वाल करार में, राइट। और इसे आप पट्टा भी कहते थे। पहले असेसमेंट होगा फसलों का, फिर रेट डिसाइड होगा कि कितना रेट आपको देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हैं कि जो सिस्टम यूज होते थे लैंड रेवेन्यू के अंदर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर, उनका टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होता था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आप कहते हैं कनकूट। कनकूट कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। यदि आप में से कोई सीरियस एस्पिरेंट है जिसने कभी पीवाईक्यूज सॉल्व किया हो, हालांकि मुझे कहते समय थोड़ा सा कभी कभी निराशा भी होती है और बहुत टाइम अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग सिंसियर ही हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पीवाईक्यूज सॉल्व किया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि कनकूट शब्द आपने पीवाईक्यूज में देखा है या नहीं देखा है। तो मैंने क्या कहा था कि टॉपिक वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, उस पर नए क्वेश्चन बनेंगे। एंड इस सीरीज के माध्यम से आप एकदम तैयार रहिए कि नए क्वेश्चन चाहे जितने भी बन जाएं, यू आर ओके विद द क्वेश्चन, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा है, राइट। देखिएगा, कनकूत या फिर क्या कहा जा रहा है कि दानाबंदी। ध्यान से समझिएगा, कनकूत या दानाबंदी। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आएगा कि दानबंदी या दानाबंदी क्या होता था मुगल काल में। तो देखिएगा, कहा जा रहा है कि कण डिनोट्स ग्रेन। कण, कण कहते हैं ना, कण कण में, मतलब कण कण का मतलब क्या हो गया? एक दाना। कण का मतलब दाना हो गया, तो इसको चाहे कण कहो चाहे दाना कहो। तो कण डिनोट्स ग्रेन वाइल कूट मींस टू एस्टिमेट और अप्रेजल। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है ना कि कण का अर्थ है अनाज, जबकि कूट का अर्थ है अनुमान या मूल्यांकन। तो आप समझ सकते हैं कि कनकूट सिस्टम कहां पर यूज होगा साहब? लैंड रेवेन्यू टैक्स को एसेस करके कितना टैक्स लगाया जाएगा, वहां पर यूज होगा कनकूट सिस्टम, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दाना मींस ग्रेन वाइल बंदी इज फिक्सिंग और डिटरमाइनिंग एनीथिंग। सो दिस इज वेरी क्लियर। आई होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि परीक्षा में कनकूत पूछ ले या दाना बंदी पूछ ले, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो शेर हैं, हमारी जो शेरिनी हैं, वो क्या कहेंगे कि सर हम लोग इससे परिचित हैं, क्योंकि आपने बताया था कि कनकूत को ही दाना बंदी कहते हैं। साथ में मुझे एक और कमेंट चाहिए आपसे कि आज की इस क्लास से पहले आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को जानते थे कि कनकूत ही दानाबंदी होती है। कनकूत तो पूछा गया परीक्षाओं में, आई एम एग्री विद दिस, लेकिन दानाबंदी, यदि यही टर्म दानाबंदी के रूप में पूछते कि क्या होता था दानाबंदी, तो आप प्लीज कमेंट करिए मुझे फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सिस्टम यूज होता था कनकूत और दानाबंदी के अलावा, बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम था ये, जाब्ती सिस्टम। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया आपके जाब्ती सिस्टम। सभी लोग हमें कमेंट करेंगे जाब्ती सिस्टम के बारे में। देखा होगा क्वेश्चन, कमेंट आप करते रहते हैं तो पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वेयर लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स। यही सब क्वेश्चन है एग्जाम का
जाब्ती सिस्टम में किसानों से सीधे सीधे कर लिया जाता था, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली कलेक्टेड बाई पीजेंट्स, है ना, किसानों से जो भूमि राजस्व था वो सीधे तौर पर लिया था जाब्ती सिस्टम में। इसी को थोड़ा सा आगे चल करके हम लोग देखेंगे, जब रैयतवाड़ी सिस्टम स्टैब्लिश होगा अंग्रेजों के टाइम में, तो अंग्रेजों के टाइम में रैयतवाड़ी सिस्टम में भी किसानों से सीधे सीधे टैक्स लिया जाएगा। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में आपने देखा, अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, बिचौलिए होते थे जिन्हें जमींदार कहते थे। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में जमींदार, दलाल, बिचौलिए और नीचे किसान। तो किसान बिल्कुल एकदम पिस जाता था। यहां पर रैयतवाड़ी में क्या हुआ, किसान सीधे टैक्स देगा कंपनी को। अकबर हमेशा यही चाहता था कि किसान टैक्स दे मुगल बादशाह को डायरेक्ट, इसीलिए वो डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहता था। बहुत बढ़िया। एस.एम. राम जी कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता था। आशीष भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता था। रेखा वर्मा कह रहे नहीं देखा था सर। बस यही परीक्षा है, जिस दिन इस हालात में हम लोग पहुंचे कि साहब आप क्वेश्चन उस टॉपिक पर बना के दिखा दो, चाहे जितना भी बदल लो वीआरओ के, मजा आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई, क्या कहा जा रहा है कि अकबर ने शुरू किया जाब्ती सिस्टम को और इसमें डायरेक्ट किसान टैक्स देगा मुगल ट्रेजरी के अंदर। कैसे देखेंगे, कहा जा रहा है कि मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज इसेंशियल, यानी कि जाब्ती सिस्टम में जो जमीन होगी उसका मेजरमेंट करना जरूरी होगा। और क्या करना होगा, फिक्स्ड कैश रेवेन्यू रेट्स नोन एज दस्तूर उल अमल, ध्यान दीजिएगा, दस्तूर उल अमल या दस्तूर कहते हैं ना, दस्तूर है। तो दस्तूर का मतलब क्या होता है, जरा मुझे एक बार जल्दी से आप लोग बताना। कभी लाइफ में आप लोगों ने अपने घरों में एक चीज नोटिस किया होगा साहब, एक चीज नोटिस किया होगा, मतलब इसको अन्यथा न लीजिएगा, कि समाज के कुछ हिस्सों में कई बार ऐसा रहा कि जातिगत विभाजन रहा। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को आप प्रत्येक वर्ष एक निश्चित धनराशि, निश्चित खाने का सामान, निश्चित कोई अनाज, कोई ऐसा सामान प्रत्येक वर्ष उतना उतना देते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ दस्तूर है। तो कभी आपने आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश की कि दस्तूर क्या था? जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि दस्तूर शब्द आपने सुना था ना। हमारे यहाँ दस्तूर है कि हमारे बाबा हर साल 100 कंबल बांटते हैं, हमारे यहाँ दस्तूर है कि हमारे चाचा जी हर साल 4 कन्याओं का विवाह कराते हैं। ऐसे तमाम आपने दस्तूर सुने होंगे ना। तो उसमें सर्टेनिटी थी। मैं कहना क्या चाहता हूं कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप असेसमेंट कराएंगे, जाब्ती सिस्टम में असेसमेंट कराने के बाद रेवेन्यू को फिक्स करेंगे और इस फिक्स रेवेन्यू सिस्टम को क्या नाम देंगे, दस्तूर उल अमल या फिर दस्तूर। अकबर के बारे में आप ऐसे नहीं पढ़ते कि अकबर महान था, बिना किसी के कुछ किए, जनता के प्रति कुछ किए कोई ऐसे महान नहीं हो सकता है। समझ रहे हो आप, कुछ तो सिस्टम को ठीक करना पड़ता है। आइए, ऑल द कलेक्शन वाज मेड इन कैश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि कैश क्रॉप क्या होती हैं। तो मान लीजिए आपने गन्ने की खेती कर ली साहब, और अकबर का अमीन आया टैक्स मांगने, आपने कह दिया 4 गन्ना ले जाओ, चीनी मिले थी नहीं, तो गन्ना क्या करेगा, वो बैठ करके क्या आपके गांव के बाहर चूसेगा कि चलो मीठा मीठा रस पीते हैं और इसी से बादशाह को सुकून मिलेगा? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब है तुम गन्ने की खेती करो या कॉटन की खेती करो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें जो कैश चाहिए वो, हमें जो चाहिए वो दाम में चाहिए। दाम सिक्के होते थे ना, तो सिक्का ले आओ, कैश ले आओ, हमें टैक्स उसमें चाहिए। मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है साहब, जल्दी से बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। बात समझ में आ रही होगी? आगे बढ़ते हैं। जाब्ती सिस्टम वाज अडॉप्टेड ओनली इन द कोर रीजन ऑफ एम्पायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले सवालों में आपको फंसाया जा सकता है। कैसे फंसाया जा सकता है देखिएगा, कह देगा कि जाब्ती सिस्टम जो था वो पूरे एम्पायर में लागू था। नहीं, जाब्ती सिस्टम वाज अडॉप्टेड ओनली इन द कोर रीजन, जो कोर रीजन था, जो साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र था, वहां पर अप्लाइड था। एंड द मेन प्रोविंसेस कवर्ड अंडर जाब्ती सिस्टम वर दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, आगरा, लाहौर एंड मुल्तान। यदि आपको मैप में क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुल्तान की लोकेशन में आपको क्लियर कर देता हूं कि यदि आप मैप में देखेंगे तो यहां पर दिल्ली यदि है तो इसके बाद पंजाब और फिर मुल्तान और फिर सिंध और फिर गुजरात और फिर मराठा, ये मैप हुआ करता था। तो पंजाब के बाद मुल्तान, फिर उसके बाद सिंध, ये हुआ करता था। ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नसक क्या होता था। नसक, जाब्ती और कनकूत आपको समझाया, नसक समझिएगा। नसक भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा गया है नसक, देखेंगे। कहा जा रहा है कि इट वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, इट वॉज सबऑर्डिनेट टू द अदर मेथड। यानी कि जो नसक थी वो एक इंडिपेंडेंट मेथड नहीं था। जैसे जाब्ती एक इंडिपेंडेंट मेथड है, लेकिन जो नसक है वो उसी के अंडर में काम करेगा। क्या करेगा? इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज नास्की जाब्ती, देख रहे हैं आप ना,
मतलब कि जाब्ते के अंदर ही नसक यूज हो रहा है और नसक भी एक असेसमेंट मेथड था। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बात तो समझ में आ रही ना आप लोगों को। वाइल इन कश्मीर इट वाज नासिकी गल्ला बक्सी, ध्यान दीजिएगा, नासिकी गल्ला बक्सी, यानी कि जो नसक थी, नसक वो जाब्ती के साथ या कनकूत के साथ सबऑर्डिनेट के रूप में प्रयोग होगी, यानी कि जाब्ती या कनकूत या एक मेजर सिस्टम होगा उसके अंडर में नसक यूज हो जाएगा और इसका अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सिंस जाब्ती सिस्टम इन्वॉल्व्ड एनुअल मेजरमेंट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू पेयर्स बोथ वांटेड टू रिप्लेस इट। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं। असेसमेंट तो आपका खरीफ और रबी की फसलों पर हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट जो आपके काम का निकल के आ रहा है वो ये निकल करके आ रहा है कि जो जाब्ती सिस्टम हुआ करता था ये एनुअल मेजरमेंट करता था, एनुअल मेजरमेंट, और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पेयर्स दोनों ही चाहते थे कि इसको रिप्लेस किया जाए, इसलिए इसके सबऑर्डिनेट मेजर्स मेथड को यूज करना पड़ता था कि इसके सबऑर्डिनेट्स में यूज करो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नकुल लोधी जी नमस्कार, बताइए साहब। प्रियांशी जी कह रही है यस सर, ओके फाइन। रेखा वर्मा, अंजलि पाल, तृप्ति शुक्ला, प्रमोद, सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाई में, थैंक यू। महेंद्र जी बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगना चाहिए क्योंकि जब तक क्रिस्टल, और सुनो मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझेंगे, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो यदि आप मेडिवल हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं और मुगल एम्पायर में हैं तो अपने दिमाग को, अपने उस दिमाग को जो खूबसूरत दिमाग आपका है और जो तैयार है अधिकारी बनने के लिए, उसको आज से ले जाइए 500-600 साल पीछे और समझिए कि अकबर ने कैसे संभाला होगा उस समय के हिंदुस्तान को, बाबर ने क्या किया होगा, हुमायूं ने, औरंगजेब ने और जहांगीर ने क्या किया होगा, किस प्रकार से उसने एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया होगा और फिर उसी एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से रिफॉर्म करके आगे अंग्रेज कवर करेंगे, वो भी हम लोग इसी सीरीज में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखें जरा। जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, अब उस पर बात करते हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, क्या कलेक्शन होता था, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। कलेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लैंड मेजरमेंट यूजिंग यूनिट लाइक बीघा एंड बिस्वा। ये अक्सर आप सुनते होंगे, बीघा एंड बिस्वा आप सुनते होंगे। तो लैंड मेजरमेंट के लिए क्या यूनिट यूज होती थी, बीघा और बिस्वा। रेवेन्यू रेट जो होता था ये वेरी करता था लैंड क्वालिटी एंड क्रॉप क्वालिटी के ऊपर, यानी कि क्रॉप कौन सा है और लैंड क्वालिटी कैसी है। लैंड क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, लैंड क्वालिटी का मतलब ये होता था कि जैसे ड्राई लैंड है या वेट लैंड है, बहुत कॉमन सेंस है। यदि बहुत सूखा परक लैंड है तो वहां पर प्रोडक्शन कम होगा, वेट लैंड है तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। वेट लैंड यदि है तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा टैक्स हम चार्ज कर सकते हैं, और ड्राई लैंड है तो कम टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रेवेन्यू रेट वेरी करता था, लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स। और कलेक्शन की जो हमने बात किया, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पर ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का मैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा उसको समझने में। ध्यान से देखिएगा कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ था भाई, सबसे टॉप पर होता था मुगल एम्परर, मुगल बादशाह होता था। इस बात को ध्यान से समझेंगे। और बादशाह ने अपने पूरे एम्पायर को, पूरे हिंदुस्तान को अपनी प्रशासन की सुविधा के लिए किसमें बांट रखा था, यानी कि केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी था, टॉप इन टॉप था, वो कौन था भाई, केंद्र का, वो था बादशाह। केंद्र बटा हुआ था किसमें, जरा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि मुगल एम्परर जो भी होता था वो अपने प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को, यानी कि पूरे हिंदुस्तान को, केंद्र के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसमें किसमें बांट रखा था, देखेंगे। केंद्र के नीचे बटा होता था क्या भाई, सूबा होता था। सूबे का मतलब आप प्रांत समझ सकते हैं, प्रांत का मतलब जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड है, ऐसे ही मान लेना कि ये था। और सूबों को आजकल के आपके राज्यों को किसमें बांटा गया है, जिलों में। तो सूबों को बांटा गया था सरकार में, आप लोगों को मालूम होगा दिल्ली सल्तनत में ये शिक होता था, यहां पर सरकार होता था। और जिलों के बाद क्या होती साहब, तहसील होती है। तो तहसीलों को कहा गया था परगना, और परगने को कहीं कहीं महाल भी कहा गया, याद रखिएगा, महाल, ठीक है ना। परगना जिले से छोटी इकाई थी, याद रखेंगे इसको। और इसके बाद जो आता था वो गांव आता था। तो गांव आज भी है, और तहसील आज भी है, जिला आज भी है, और सूबा आज भी है। तो थोड़ा सा मैं अधिकारियों के बारे में भी बता दूं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर जो सबसे बड़ा अधिकारी बैठेगा वो कौन बैठेगा, एक तो सूबेदार बैठेगा और दूसरा बैठेगा दीवान। दीवान जो होगा वो रेवेन्यू देखेगा, सूबेदार जो है वो सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री दोनों देखेगा। सरकार जो होगा, यहां पर कौन बैठेगा, फौजदार बैठेगा, आपको मालूम होगा, फौजदार बैठेगा। और यहां कौन बैठेगा भाई, आमिल बैठेगा, आमिल।
तो ध्यान दीजिएगा, आमिल को करोड़ी भी कहा गया है, करोड़ी भी कहा गया है, और ये करोड़ी का बड़ा रिस्पॉन्स था कि आप 1 करोड़ कलेक्ट करके दीजिए उस तहसील से, समझ रहे हैं। और गांव में जो अधिकारी होते थे वो चौधरी, खुद, मुकद्दम और राय और राव होते थे, ठीक है ना। तो गांव सबसे छोटी यूनिट होती थी। अब आइए जरा अपने टॉपिक पर। यहां तो क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि कलेक्शन जो होगा, कमेंट करिएगा, समझ में आ रही मेरी बात ना? कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है क्या इस क्लास में? चलो अच्छा देखते हैं। थ्रू विलेज हेडमैन, मुकद्दम, मुकद्दम मैंने बताया, मुकद्दम कह लीजिए इसको, खुद कह लीजिए इसको, चौधरी कह लीजिए इसको, बहुत सारा टर्म यूज होता था। इसी के माध्यम से टैक्स अंतिम रूप से कलेक्ट होता था, ठीक है ना। और किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो ये आप लोगों को याद रखना है पूरा का पूरा, काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है। और इतनी बातें हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में बता दिया सारी बातें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो इसमें दिया हुआ है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, कोई इशू नहीं है आपके साथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अकबरनामा किसने लिखा था, क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो वो तो लिख नहीं सकता था। बाबरनामा, जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा था, लेकिन अकबरनामा अकबर ने तो लिखा नहीं था। भाई जल्दी बताओ किसने लिखा था। अकबरनामा देखेंगे ध्यान से, अबुल फजल ने लिखा था ना, ठीक है। इनका कहना यह है कि रबी के लिए होली से और खरीफ के लिए दशहरा से कर संग्रह शुरू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कह रही, खरीफ के मौसम में अलग अलग फसलों की कटाई अलग अलग समय पर की जाती है। राजस्व को फसलों के प्रकार के आधार पर 3 चरणों में एकत्र किया जाना चाहिए, यानी कि जब फसल कटे तो भैया वसूल लो। हालांकि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत मुश्किलें क्रिएट करती थी। और फिर उसके बाद से धीरे धीरे देखिए आगे चल करके शाहजहां ने, उससे पहले जहांगीर ने कुछ परिवर्तन कर दिया। तो देखेंगे तो सबसे एक बड़ा परिवर्तन जो आपको दिखाई देगा वो शाहजहां के टाइम पीरियड पर दिखाई देगा, और ये आपके परीक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाहजहां के टाइम पर क्या हो रहा है? कह रहा है कि अमीन अपॉइंट होंगे, अमीन्स वर अपॉइंटेड इन एवरी महाल। महाल का मतलब हमने आपको अभी भी समझा दिया है। एंड दे वर गिवन द वर्क ऑफ असेसमेंट। अमीन की जिम्मेदारी होगी कि ये असेसमेंट का वर्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अमीन से आप परिचित होंगे। अमीन के बाद एक बड़ा अधिकारी आपको दिखाई देता है जिसका नाम होता है कानूनगो। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर दिस चेंज, इस परिवर्तन के बाद करोरी या फिर आमिल रिमेंड कंसर्न्ड चीफली विथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अमील या आमिल या करोड़ी अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि वो क्या करें, 1 करोड़ वसूल करके वहां से सरकार को देंगे, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि कौन अपॉइंट करेगा इनको? तो बहुत क्लियर सी बात है, हमने अभी बताया ना कि दीवान जो होगा, दीवान कौन होगा भाई? दीवान सूबे का सबसे बड़ा रेवेन्यू अधिकारी होगा, प्रांत का सबसे बड़ा, एक तरीके से आप स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर समझ सकते हो इसको, है ना। जल्दी से मुझे कमेंट करेगा कि दीवान समझ में आ रहा है ना। तो ये अपॉइंट, करोड़ी को कौन अपॉइंट करेगा? दीवान, ताकि सीधे जो रेवेन्यू सिस्टम है वो नीचे से ऊपर तक आराम से एक सूत्र में बंधा रहे, ठीक है ना। अकबर का ये डेवलपमेंट था पूरा पूरा, ठीक है। अब एक टर्म और आप देखते थे, कानूनगो। तो कानूनगो जो होता था वो लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल होता था, कहां का? परगना का, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो ये पोस्ट क्या हो गई थी, बहुत टाइम तक हेरिडेटरी हो गई थी, और इसी वजह से यहां पर भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है। मुकद्दम और पटवारी के बारे में हमने बता दिया। मुकद्दम मतलब एक तरीके से ग्राम प्रधान टाइप का, और पटवारी मतलब सरकार का अधिकारी, यानी कि मुगलिया सल्तनत में जो अधिकारी गांव के लेवल पर अपॉइंट होता था वो पटवारी होता था सरकार के द्वारा, और जो गांव का मुखिया टाइप का होता था वो मुकद्दम होता था। पटवारी का मेन काम क्या होता था? द पटवारी वाज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज लैंड एंड द होल्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल। आप में से बहुत सारे लोग पटवारी बनना भी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुकद्दम क्या होता था भाई? विलेज हेडमैन होता था। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि दीवान क्या होता था, सूबेदार क्या होता था, मुकद्दम क्या होता था, पटवारी क्या होता था, अमीन क्या होता था, कानूनगो क्या होता था, किसकी क्या जिम्मेदारी होती थी, किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू टैक्स किस आधार पर कलेक्ट होता था। सब क्लियर है? जल्दी से कमेंट करिएगा। और यही सब एक ब्रॉड लेवल पर मिला करके आगे हम लोग कल के टॉपिक में 10 साला सिस्टम को पढ़ेंगे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल ने बनाया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हम आपको 500 टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो जो लोग रेगुलर क्लास करेंगे उन्हें अद्वितीय फायदा होने वाला है, समझ रहे हैं आप। और ये टॉपिक वाले नहीं है कि अकबर की मां का नाम क्या था और अकबर के पापा का नाम क्या था, वो तो आप जान ही रहे हैं, है ना, उससे थोड़ी ना कुछ होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो हमने आपको समझाया उसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो खेतों के कल्टीवेटर्स थे उनका जो रिकॉर्ड रखते थे वो एक बही में रखते थे, बही में।
तो यहीं से एक टर्म यूज होता है, आपको पता होगा, आगे चल करके इवॉल्व होगा, वो किसान बही। किसान बही आपके घरों में होगा, किसान बही। किसान बही में नाम होता था, समझ रहे, लेजर होता था। तो ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा इसको, किसान बही में नाम होता था। आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया अभी शुभम कह रहे हैं ग्राम सचिव अभिषेक त्रिपाठी, शानदार। कितने लोगों ने भाई पंचायत देखी है सीरीज सारी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मी लिख करके भेजिएगा तो पता चलेगा कि आप सही में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। इन ईच परगना देयर वर 2 अदर ऑफिशियल, ध्यान दीजिएगा, परगना में आमिल एसडीएम जैसा अधिकारी है, उसके बाद कानूनगो है, कानूनगो से आगे बढ़कर के नीचे पटवारी है जो गांव तक पहुंच रहा है, लेकिन कह रहा है कि दो अलग अधिकारी भी हैं। एक का नाम है फोतदार, ध्यान दीजिएगा, फोतदार, फोतदार यहां पर लिखा हुआ है, फोतदार या फोतादार, या और दूसरा इसी का नाम है खजानदार, खजंदर नहीं खजानदार। खजानदार मतलब जो ट्रेजरी ऑफिसर होगा, तो खजाने को संभालेगा। ठीक है, और साथ में कहा जा रहा है कि कारकुम आर वितिकची, वितिकची आया था अभी पिछले ही साल या उसके पिछले साल, यूपी पीसीएस ने पूछा था कि वितिकची कौन होते हैं। तो वितिकची जो होते हैं ये आपके अकाउंटेंट होते हैं। तो इनको कारकुन कह लीजिए या वितिकची कह लीजिए। देखिए ध्यान से, कारकुन या वितिकची, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है। तो फोतदार, खजानदार, कारकुन, वितिकची, ये सब आपको क्लियर हो गया। फटाफट सभी लोग कमेंट करके हमें एक बार क्लियर करेंगे कि यहां तक का जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है। फटाफट सभी लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग क्लियर कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की हमने पहले ही समझा दी थी, यहां पर हमने एक पॉइंट भी आपको दे दिया आपके मेमोरी के लिए, डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को हम लोग सारा। और हाँ, अब हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कि इंपैक्ट क्या पढ़ा। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। इंपैक्ट क्या रहा? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कहा जा रहा है कि मुगल अथॉरिटी पर स्ट्रेंथन था, मुगल अथॉरिटी को स्ट्रेंथ करता था। स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात करें तो यूनिफॉर्म रेवेन्यू सिस्टम स्टैंडर्डाइज करता था इसको। और जो हमारा कल्टीवेशन था, जब उसको हम इंकरेज करेंगे तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी, और साथ में जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है जब वो रीइंफोर्स होगा तो सोशल हायरार्की भी मेंटेन होगी। तो इंपैक्ट तो वैसे मेंस में काम आएगा, प्री में बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। डिक्लाइन क्यों हुआ? तो करप्शन के कारण, मैंने बताया आपको, करप्शन के कारण डिक्लाइन करेगा, लोकल रेजिस्टेंस के कारण डिक्लाइन करेगा, और साथ में डिक्लाइन करेगा जो एक्सटर्नल प्रेशर बनेगा उसके कारण। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर कहां बनेगा साहब? आपको मालूम है, यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे लेटर मेड्यूल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि जो मराठे थे वो टैक्स, बल्कि आप देखो टैक्स देना तो छोड़ दो, मराठे अपने आसपास की टेरिटरी से टैक्स वसूलना शुरू कर दिए थे। जैसे कि हैदराबाद से एक टाइम आ गया जो बंगाल से टैक्स वसूल रहे थे, चौथ और सरदेशमुखी। तो ऐसी स्थिति में टैक्स सिस्टम वही है, यदि वो मुगलिया खजाने तक नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली और आगरा तक नहीं पहुंच रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां का खजाना डिक्लाइन करेगा और टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पॉइंट आपने समझ लिया है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, साइंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक आपने कंप्लीट किया है, समय थोड़ा सा लगा है, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी पर बात करेंगे। एज वी ऑल नो, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आइदर फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइदर फॉर इंडिविजुअल और फॉर अ नेशन, एक राष्ट्र के लिए या एक व्यक्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए या सामरिक विकास के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? ऊर्जा। और हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही आपने पढ़ा है। इसका मतलब क्लियर है कि ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम घिरे हुए हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के हम डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देंगे। अभी भी जिस डिवाइस पर आप देख रहे हैं हमारी क्लास को, डेफिनेटली दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसी ना किसी रूप में इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। यदि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कंजेशन दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर द क्लास। इट मींस कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। जिस कंट्री में जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन होगा, जितना क्लीन इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा होगा। फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू वेरियस फॉर्म्स, है ना, इनटू वेरियस फॉर्म्स। अब आप मुझे बताइए जल्दी से कि जो वेरियस फॉर्म्स हैं इनको हम कैसे कैसे देख सकते हैं भाई?
इनको हम देख सकते हैं कहां पर, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, लाइट एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, साउंड एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही तो प्लीज कमेंट करिएगा, है ना। मोटर चला रहे हैं, जो मोटर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपके लिए, समझ में आएगा। फटाफट देखें, यहाँ पर मोटर हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। इसी प्रकार से लाइट एनर्जी में तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपका हो गया। इसी प्रकार से हमने कहा कि साउंड एनर्जी में तो ये एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप मेरी सारी बातें यहां पर समझ गए हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, किससे आपकी परीक्षाओं में क्या सवाल आएंगे तो उसको बहुत ध्यान से समझना है। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो काम के हैं। सबसे पहला कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, देखें तो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की हम बात करें तो एक टर्म जो अक्सर यूज होता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि जहां पर हम किसी चीज को जला करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करेंगे। क्या जलाएंगे भाई, ईंधन जलाएंगे। उस ईंधन से हम क्या करेंगे, डायनेमो को रोटेट कराएंगे और डायनेमो के रोटेशन से आपको पता है करंट जनरेट होगी और उसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब थर्मल पावर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कोल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं और डीजल यूज करते हैं। कोयला, गैस और डीजल तीनों क्या है, फॉसिल है। फॉसिल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होगा और उस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उसे कम करने के लिए हमें इसके दूसरे एनर्जी के सोर्सेज पर जाना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोयला न जलाया जाए। ठीक है, कोयला न जलाया जाए, हम क्या करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का यूज करें, यानी कि जल से सीधे सीधे कन्वर्ट करें हम बिजली को। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रियांशी और प्रियांशु गौतम और तृप्ति शुक्ला सब लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, हमने कहा कि जैसे नदी की धारा आ रही है, पहाड़ों से नदियों का पानी बहुत तेजी से गिरते हुए आ रहा है। यदि आप ध्यान से समझें मेरी बात को तो कहा जाता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यदि एरिया को कम करोगे, नदी का माउथ कम करोगे, तो नदी के पानी का दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा, उसके ठीक नीचे हम क्या करेंगे, टरबाइन लगाएंगे। इस प्रकार से टरबाइन लगाएंगे और टरबाइन घुमा करके उस टरबाइन से बेल्ट से हम डायनेमो को कनेक्ट करेंगे और डायनेमो चलाएंगे तो बिजली बनेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऑप्शन हाइड्रो पावर का भी है। तो थर्मल पावर प्लांट से हिंदुस्तान में अभी तक लगभग 65% बिजली बनती है, हाइड्रो पावर से लगभग 22% के आसपास। न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरीके से आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये थर्मल पावर प्लांट है। तो सारा आपको क्लियर हो रहा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूरेनियम को जला करके हम यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसमें सोलर, विंड और बायोमास और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। कुल मिला जुला करके हमारे घरों में बिजली आ रही है, उस बिजली का हम यूज कर रहे हैं। हमने आपको वो ये पूरा का पूरा समझा दिया कि कैसे यूज करते हैं। तो आई थिंक ये जो पर्टिकुलर पेज है ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले बिजली बनाएंगे, फिर बिजली बनाने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि जो पावर, ध्यान से समझना, जो पावर प्लांट है, ध्यान से समझिएगा कि जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट से चलेगा। प्लांट का मतलब जहां पर बिजली बनी है, और पावर प्लांट से ट्रांसमिट करेंगे पावर हाउस तक। हाउस का मतलब जो आपके गांव, आपके घर, आपके शहर के पास एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पावर हाउस बनाया गया। ठीक है, तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे जी, HVAC में हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से हम करंट को भेजेंगे। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो करंट होती हैं, आप जानते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ज्यादा डेंजरस कौन होती हैं, ज्यादा डेंजरस कौन होती हैं, यानी कि आपके या हमारे लिए ज्यादा खतरनाक कौन है। यदि कौन ऐसी करंट है जो हाथ में पकड़ ले तो मृत्यु की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, फटाफट कमेंट करिएगा, डीसी या फिर एसी। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो डीसी करंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है साहब, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 होती है, याद रखिएगा। और एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 से 60 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो HVAC में हम ट्रांसमिट करेंगे, लेकिन इसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, तो HVDC में हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में। और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट से फिर हम स्विच करेंगे उसको एसी में, यानी कि एसी डीसी का कन्वर्जन हम करते रहेंगे अपने घरों में यूज करने के लिए, राइट। और इसके बाद हम बात करें तो फिर हम इसको ले आएंगे सब स्टेशन पर और फिर उसके बाद पावर लाइन के थ्रू अपने घरों तक भेज देंगे। ठीक है ना, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहां पर एक चीज आपको समझाते हैं जो काफी अहम है आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिजली आपके घरों तक पहुंच गई है, बहुत अच्छी बात है, आपके घरों तक बिजली पहुंच गई।
अब ध्यान से देखिएगा, जब घरों तक बिजली पहुंच गई तो इतनी आसानी से नहीं पहुंची। एक जमाना था जब वो केवल पोल ही पोल हुआ करते थे, उस पर बिजली के तार नहीं होते थे। और एक ऐसा भी जमाना आएगा आज के 20 साल बाद, जब आप तार ढूंढोगे कि कहां है तो तार नहीं दिखाई देगा, लेकिन बल्ब जल रहा होगा। यानी कि बिना तार के भी बिजली की संभावनाएं अब बढ़ेंगी। इसी पर पूरी दुनिया की रिसर्च चल रही है कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात को जरा समझना है कि उसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आपसे ईयर पूछा जाएगा तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना है, तो एक माइंडसेट जरूर रखना कि वो वर्तमान सरकार में चल सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकार की आइडियलिस्टिक लोगों में से दीनदयाल उपाध्याय का नाम एक है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आईपीडीएस अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिसंबर 2014 में चलाई गई। दोनों ही दिसंबर 2014 की हैं। ये दोनों एक साथ क्रोनोलॉजी में कभी नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। उज्जवल डिस्काम शुरू किया गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है आईएएस प्रीलिम्स में उदय स्कीम। और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए समस्या क्या होती है ना कि इलेक्ट्रिसिटी यदि किसी राज्य के पास ज्यादा है और किसी राज्य के पास कम है, तो एक राज्य ना, जैसे मान लो कि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और हरियाणा में सरकार है बीजेपी की। सपोज दैट हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो और पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट हो, तो हरियाणा की सरकार ना पंजाब सरकार को देना नहीं चाहेगी पॉलिटिकल कारणों से, क्योंकि लोग कहेंगे कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बिजली अच्छी आती है, तो अगली बारी पंजाब में जब चुनाव होगा तो वहां पर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बनके, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, बिजली इंसान की प्राथमिक आवश्यकता है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए कि किस राज्य में बिजली ज्यादा और किस राज्य में कम है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक स्मार्ट पूरा नेटवर्क बना दें कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक, और बिजली जहां पर ज्यादा होगी वहां से कम वाले की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो कर जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है, जब हम स्मार्ट ग्रिड बनाएंगे, स्मार्ट नेटवर्किंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्ट डिवाइसेस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का। आपके घरों तक बिजली पहुंच गई है, तो अब एक बात यहां पर निकल के आएगी कि आपसे बिजली का बिल लिया जाएगा। आपसे बिजली का बिल लिया जाएगा साहब, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना यूनिट आपने खर्च किया है, तो आप कहेंगे KWH, यही कहेंगे ना। तो जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो KWH आप कहते हैं कि सर ये KWH लिख क्या रहा है, ये KWH किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, या किसी और चीज की यूनिट होती है? KWH के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जल्दी से फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग क्लास में हैं। पीडीएफ अवेलेबल है लास्ट क्लास की, प्रियंशी जी कह रही हैं। आनंद जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत सटीक होती है, बस रिवीजन के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करा दीजिए। पीडीएफ अवेलेबल है, और आप लोग एकदम से अपने आप को इस लेवल पर लेकर के आइए कि यदि एग्जाम आपका होता है, वो होगा ही, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी होगा, तो आप इतना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करिए कि जब आपको पेपर मिले तो आप पहले ही राउंड में इतना ज्यादा आप ऊपर रहें कि आपको कोई फेल ना कर सके। महेंद्र यादव जी, आनंद जी, कुंवर अली जी, 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। कहा जा रहा है, महिमा शर्मा कह रही है कि सर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। अंजलि पाल भी कह रही है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। रेखा शर्मा कह रही है इलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है भाई? सभी लोग जवाब देते रहेंगे और सभी लोग अपने साथियों को बताएंगे कि यदि आपको कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़नी है तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है जीएस फोरम ऑफिशियल। ठीक है, सबका आंसर गलत है भाई, सबका आंसर गलत है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नहीं होती है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी 2 अलग अलग चीजें हैं। चलो एक टॉपिक और बढ़ा, तो टॉपिक की गिनती तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे यदि हम लोग ठीक से देखा जाए इस क्लास को। तो कहने के लिए 5 टॉपिक है, पढ़ाने के लिए तो आपको 20-25 टॉपिक हो जा रहा है ना। जल्दी से बताइए मुझे सहमत है कि नहीं इस बात से? इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है साहब, ये होती है वाट। क्या होती है? वाट। यहां पर ना वाट, ध्यान दीजिएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, याद रखेंगे ना। V क्या है? पोटेंशियल है, और I करंट है, तो इसका मतलब है कि हम इसे वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं। यानी कि वोल्ट एम्पियर को ही, वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई एम्पियर, वोल्ट एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। लेकिन जब हम बात करते हैं किलो वाट आवर की, तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है मेरे साथियों
इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। और साथ में दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि यदि ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यदि ये साहब इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, भाई मैंने क्या कहा शुरू में कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी आर कंज्यूमिंग द एनर्जी। हम यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस चला रखे हैं ये सब क्या कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो अल्टीमेटली जो हमारे मीटर पर लोड जा रहा है वो एनर्जी का जा रहा है कि कितना एनर्जी आप यूज कर रहे हैं साहब, ठीक है, टोटल। तो अब आप मुझे बताओ कि यदि ये एनर्जी है तो फिर 1 किलोवाट जो है 1 किलोवाट वो तो मान लीजिए पावर हो गया, लेकिन जब उसमें हमने आवर का मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। आप मेरी बात समझ रहे हो, फिजिक्स की बात है, थोड़ा ध्यान समझिए। कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, थोड़ा आप लोग मुझे कंफर्म करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इस चक्कर में मैं क्या करता हूं क्लास को शॉर्ट करने लगता हूं ना। तो आप लोग मुझे यदि कमेंट करेंगे कि सर टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है तो मैं क्लास में अपनी पूरी बात को रखने की कोशिश करूंगा। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हुआ, और इसी प्रकार से वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो जब वर्क इज इक्वल टू एनर्जी है तो पावर इंटू टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। तो यही बात तो मैं यहां कह रहा हूं कि ये तो पावर हो गया, किलोवाट जो है ये पावर हो गया, और आवर क्या है, टाइम है। तो किलोवाट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी हो गई, है ना। तो जब एनर्जी है तो इसकी वैल्यू जूल में आनी चाहिए, है ना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब ये एनर्जी है तो इसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए जी, जूल में आनी चाहिए ना। तो आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वह कितने जूल के बराबर होता है। तो आंसर आप देखिए, 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया, और आवर का मतलब हो गया 60 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल करके आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जब आरओ के पेपर में और पीसीएस के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो लोग कहते हैं सर पेपर बड़ा कठिन आ गया था। लोग कहते हैं सर पेपर बड़ा कठिन आ गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर पेपर कठिन आ गया था कि हमको सर बेसिक बात पता ही नहीं थी, याद ही नहीं था, क्लास 10th में पढ़े थे भूल गया था सर, और जो याद भी था वो इतना टेक्निकली नहीं याद था, है ना। जब हम हॉर्स पावर में यूनिट लेते हैं तो क्या वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही है। हॉर्स पावर कुछ है नहीं, देखो हॉर्स पावर, देखो आप जब बल्ब खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, कुछ भी एलईडी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो वो उस पर वाट लिखा होता है ना। तो छोटा डिवाइस है तो वाट बता रहा है, मतलब वो पावर तो उसका है, उस डिवाइस का पावर है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर आपने खरीदा है उसका पावर कितना है, 1 हॉर्स पावर है, 2 हॉर्स पावर है, लेकिन अब वो कितने घंटे तक आप चला रहे हो। मान लो, मेरी बात को ध्यान समझना कि 1 किलोवाट का आपने एसी लगाया और एसी को 1 घंटे आपने चलाया है, तो 1 किलोवाट की एसी यदि 1 घंटे चल रही है तो 1 किलोवाट आवर आपका कंजम्पशन हो गया एनर्जी का। बहुत सीधा सा हिसाब है। आपके घर में यदि 10 वाट के 10 बल्ब लगे हों, चलो 10 वाट के, चलो ऐसे ले लो कि 100 वाट के 10 बल्ब लगे हों और 1 घंटा जलते हो, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में 1 यूनिट आपके मीटर पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इसका मतलब 1000 वाट हो गया, और 1 घंटे जला तो 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट आवर हो गया मतलब 1 यूनिट हो गई। ठीक है, यही तो समझना था। पिछले ही बार तो क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पिछले बार भी पूछा गया था कि एक टनल में इतने बल्ब लगे हैं तो कितनी देर जलेंगे। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि बल्ब जलेंगे, टीवी चलेगी, एसी चलेगी, तो बिजली का बिल कैलकुलेट कर लोगे अपने घर का। यदि इतने समझाने के बाद कर लेते हो, समझना कि क्लास हो गई खत्म, बढ़िया, सब समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे याद आ रहा है ना कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, तो ऐसे आप लोग कह रहे हैं कि कोई समय की बाउंडेशन नहीं है सर, पढ़ाते रहे, मजा आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। आइए, तो ये तो समझ में आ गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नो बाउंडेशन, शुभम, आनंद और SM राम, प्रियांशु, अंजलि पाल, सब लोग एक बार कमेंट करते रहेंगे भाई। 2023 प्री में आया था, 2023 के आरओ प्री में आया था, उसके पहले पीसीएस में आया था। पीवाईक्यूज करो तो मजा आए ना। ठीक है, इतनी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारा कुछ बता दिया हूं। ठीक है ना, अब ना कहना कि सर पेपर बड़ा कठिन था। आगे बढ़ते हैं। और इन्फ्लेशन, इससे क्या पूछना है ना। बड़ा बढ़िया गाना किसी ने गाया था कि मोर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है।
तो महंगाई बड़ा मतलब निगेटिव टर्म है, आपको मालूम है। हालांकि ये निगेटिव कहने के लिए है कि महंगाई ना हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि महंगाई होनी ही नहीं चाहिए। इस बार आटा यदि 40 रुपए किलो दुकान पर था तो अगली बारी वो 35 मिले, और उसके अगले साल 30 मिले, उसके अगले साल वो 25 रुपए मिले, और एक दिन ऐसा जाए कि हम आटा भी ले, दुकानदार हमको कुछ पैसा भी अपने पास से दे दे वापस, किलो भैया एकदम सस्ता हो गया। ऐसा संभव है? यदि ऐसा हुआ तो इकोनॉमी कोलैप्स। आप दुकानदार हो तो आप ऐसी दुकान खोलेंगे नहीं ना। इसका मतलब है कि महंगाई जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है कि कितनी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि कितनी। देखो, महंगाई यदि बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को तो फायदा होगा, प्रोडक्शन करने में मजा आएगा। जैसे मान लीजिए हम ही है, हम कोई अपना ऑनलाइन कोर्स 500 का बेचे, अगले साल 600 का बेचे, अगले साल 900 का बेचे, 1000 का, 2000 का, 10 लाख का, तो हमें तो ठीक लगेगा। लेकिन कितना महंगा कर दें, इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इसीलिए महंगाई ठीक है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है कि हमारे पहुंच से बाहर चली जाए। तो क्या कहा जा रहा है, जरा डेफिनेशन पर आएंगे। कहा जा रहा है कि सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर टाइम। एक निश्चित समय के बाद सेवाओं और वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज इन एन इकोनॉमी इज नोन एज महंगाई। मतलब हमारा जो क्रय शक्ति है वो कम हो रहा है। भाई 10 रुपए ले गए थे तो डेयरी मिल्क लेकर के आए, लेकिन अगले दिन जब डेयरी मिल्क लेने गए तो कहा 12 रुपए चाहिए। हालांकि इसी को ध्यान समझिएगा, क्वांटिटी कम करके रेट वही रखा जाए, यह भी एक प्रकार का मार्केटिंग गेम होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसके आधार पर कितनी महंगाई हो और कैसी महंगाई हो, इसके आधार पर कहा गया कि हम महंगाई को कुछ टॉपिक में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब रेंगती हुई महंगाई है। रेंगती हुई महंगाई है 2 से 3% एनुअल, कोई दिक्कत नहीं है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, कूदती हुई महंगाई है, 10%, 20%, 30%, 40%, अच्छी नहीं मानी जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन 100+%, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में 500%, 200%, 300%, मतलब बोरे में रुपया लेके जाओगे और झोले में पाव रोटी लेके आओगे, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन है। ये बहुत ही बेकार स्थिति होती है। ट्रक में भर करके रुपया जाएगा बाजार में और बोरे में भर के सामान आएगा उधर से। ऐसा रुपया किस काम का, आप मुझे बताओ, है ना। याद रखेंगे। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। भारत सरकार का जो लक्ष्य है आगे 2025-26 तक हम उसे अचीव करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 4 ± 2%, यानी कि महंगाई भारत में कितनी होनी चाहिए, 2 से लेकर के 6% के बीच में होनी चाहिए। इससे ना ज्यादा हो ना इससे कम हो, ऐसा सरकार वादा करती है। सरकार का मतलब आरबीआई वादा करती है अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट के माध्यम से, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बड़ा अहम पॉइंट है। 4 ± 2% की बात की जा रही है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि यदि महंगाई बढ़ी हुई है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें रेपो रेट को क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कम करना पड़ेगा। श्रिंकफ्लेशन, बहुत बढ़िया, प्रियांशु ने अभी टर्म बताया श्रिंकफ्लेशन। ऑलरेडी मैं एक टॉपिक इस पर पढ़ा चुका हूं बहुत पहले भी। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है कि पार्ले जी बिस्किट कभी 4 रुपए में 16 मिला करता था, अब 5 रुपए में 8 मिल रहा है 4 रुपए में। इसका मतलब रुपया नहीं बढ़ा लेकिन बिस्किट कम हो गया। दिस इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन। चिप्स का पैकेट कभी 5 रुपए में बड़ा हुआ करता था, अब 5 रुपए में पैकेट छोटा हो गया, मतलब श्रिंकफ्लेशन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी प्रकार से आप लोग अधिक से अधिक जवाब देते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। स्टैगफ्लेशन हो गया, जब इन्फ्लेशन स्टैग्नेंट हो जाती है स्टैगफ्लेशन होता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। जो कोर इन्फ्लेशन हम निकालते हैं उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, फूड एंड फ्यूल को, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। कॉजेज क्या है इन्फ्लेशन के, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। आप सब जानते हैं कि यदि डिमांड बढ़ेगी, एक्सेस डिमांड बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि अचानक से हमने कोई कोर्स लॉन्च किया और हमने कहा कि भाई शुरू के 100 लोगों के लिए ये कोर्स आपका 500 रुपए का है, और पता चला कि जैसे ही हमने लॉन्च किया 15 मिनट के अंदर 100 लोगों ने खरीद लिया, तो हम तुरंत क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे कि भैया अब अगले 100 लोगों के लिए 900 रुपए का है। ये इसे हम कहते हैं डिमांड पुल। समझ रहे हैं आप। मैं एग्जांपल इसलिए सीधे सीधे अपना ही दे दे रहा हूँ, आपको समझने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। इसी को आप दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि आप बाजार में गए और सभी लोग कह रहे हैं कि बाजार में भैया आज जो है वो ये बताओ कि ताजा कटहल आया है कि नहीं, सीजन शुरू हो रहा है, और पता चला एक ही दुकान पर कटहल है और सब लोग लाइन लगा खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में कटहल के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि यदि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए हमारे जो कंप्यूटर सर्विस महोदय कह रहे हैं अगले महीने सर सैलरी दुगना लेंगे, तो कोर्स का क्या करूंगा मैं, कोर्स बढ़ा दूंगा, थोड़ा रेट कह दूंगा भाई 10 रुपए और बढ़ाओ। ये कॉस्ट बढ़ रही। बिजली बिल सरकार कहते हैं भाई बिजली बिल अब कल से 1 रुपए यूनिट बढ़ गया है ना, या मान लीजिए हम मार्केट में खाने पीने हर चीजों का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो उस पर डिपेंड सर्विसेज हैं उनके दाम भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, एक्सेस मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें हम, तो माफ करिएगा एक्सेस मनी सप्लाई की बात करें। मान लीजिए
अभी द हिंदू आप लोग पढ़ते होंगे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे, तो एक टर्म अक्सर आजकल एडिटोरियल उस पर आ रहे हैं लगातार, वो टर्म है यूबीआई। ध्यान दीजिएगा, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कंफ्यूज मत होना, यूपीआई की बात नहीं कर रहा हूं। यूबीआई का मतलब क्या हो गया जी? आप घर में बैठे रहो, हम आपको 10-12 रुपए महीने दे दे रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम का मतलब सरकार। तो जब लोगों के हाथों में ऐसे पैसा सीधे जाएगा तो मार्केट में जाके कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे ना। जब डिमांड अचानक से बढ़ेगी तो बहुत कॉमन सेंस है, डिमांड अचानक से क्यों बढ़ी? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में। मनी सप्लाई क्यों बढ़ा? मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। हालांकि यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कहना थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी, इसको फिस्कल पॉलिसी कहें तो ज्यादा अच्छा है। सरकार ने नीति बनाई है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई नहीं कहते चलो आज से 1% पर लोन दे रहे हैं, आओ किसको किसको चाहिए ले जाओ। तो जब 12% पर, 15%, 18% पर दे रहे हैं तो लोग कह रहे बड़ा थोड़ा महंगा है यार, सोच समझ के लेना। 1% पर दे तो हम सब लोग लाइन लगा देंगे, ले आओ। अच्छा 100 करोड़ दे रहे हो, 500 करोड़ दे रहे हो, ले आओ। तो जैसे ही इतना पैसा आएगा फिर क्या होगा? फिर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। जल्दी से कमेंट करिए, बात समझ में आ रही है? फटाफट। अच्छा चलो आप लोग, चलो सर बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है? पैसा ले आओ, महंगाई बढ़ने दो। तो चलो मान लो सब लोग कह रहे, पूरे दुनिया में सभी लोग कह रहे कि हमारे पास 100 किलो सोना होना चाहिए। तो जब 100 किलो सोना सबको चाहिए तो क्या प्रकृति में इतना सोना है? नहीं है ना। तो जिसके पास 100 किलो वो कहेगा अब हम 1 करोड़ में, 10 करोड़ में नहीं देंगे, हमको चाहिए 2 लाख करोड़, ले आओ तब देंगे 1 किलो सोना। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? रिसोर्सेस की कमी है, इसीलिए इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए ये सब टर्म यूज होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, फिस्कल पॉलिसी बताया हमने, ये वही राहुल गांधी साहब जो कहते हैं कि खटाखट टकाटक, खटाखट टकाटक, मतलब खूब पैसा जाएगा हाथ में, ऐसी नीति बना देंगे, सरकार ऐसी नीति बना देगी। तो जब खटाखट महीने में आएगा पैसा तो जाके मार्केट में डिमांड करोगे, महंगाई बढ़ेगी। और उसके साथ साथ सप्लाई साइड शॉक्स, कई बार तो ऐसा होता है ना कि मतलब साहब क्या बताएं, नासिक से प्याज चला है लेकिन रास्ते में एक्सप्रेसवे जो है वो आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया है, तो प्याज आ ही नहीं पा रहा है लखनऊ तक, तो प्याज महंगा हो जाएगा। या टमाटर है, रास्ते में जाम लग गया है, लोग धरने पर बैठे हैं, ट्रक का ट्रक टमाटर सड़ गया, पहुंच ही नहीं पाया मंडी तक, तो जो मंडी में थोड़ा टमाटर था वो क्या हो गया? महंगा हो गया। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सारे पॉइंट्स आप सबको क्लियर हो गए हैं या फिर कोई कंफ्यूजन है इन्फ्लेशन को लेकर के। कल जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसको कैसे काउंट करते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, वो दोनों हम इसमें मेंशन कर देंगे। क्योंकि समय कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। जितना हमने समझाया वो सब यहाँ पर मेंशन है, इसके लिए अलग से कुछ बताने की आपको आवश्यकता मुझे नहीं है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करोगे? तो जिन कारणों से बढ़ रहा था उन्हीं कारणों से कंट्रोल हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दो, फिस्कल पॉलिसी को टाइट कर दो, सप्लाई चेन को ठीक रखिए और प्राइस कंट्रोल कर लीजिए एडमिनिस्टर करके इसको, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, समस्या ही समाधान का कारण बनता है। मैंने आपको बताया कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और आरबीआई का हमने टारगेट रेट आपको बता ही दिया है 4 ± 2%। और इसके साथ साथ हमने जो आपसे कहा है वो ये कहा है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसमें गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकती है, तो सब्सिडी देकर के कंट्रोल कर सकती है और प्राइस को स्टेबलाइज कर सकती है अपने माध्यम से, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका अगला टॉपिक है, पॉलिटी से। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फटाफट जल्दी से आप देखेंगे। एक आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसे आप ईसीआई कहते हैं, संविधान के भाग। आप लोग हमें कमेंट करो संविधान के किस पार्ट में, आर्टिकल नंबर मैं बता देता हूं 324 में, पार्ट आप बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि आप जग रहे हैं, कई बार आप सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, है ना। तो जल्दी से मुझे सभी लोग कमेंट करेंगे। महेंद्र यादव हैं, प्रियांशु गौतम है, अंजलि पाल हैं और भारती पाल हैं, सभी लोग फटाफट जितने भी लोग क्लास में हैं बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के संविधान के किस भाग में है। देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कह रहा है। तो द एसईईज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 243 के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे सीधे 243 के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि रीड विथ आर्टिकल 243 ZA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर देयर ऑटोनॉमी, इनकी स्वायत्तता को ये सुनिश्चित करता है। 243 के में जो मेंशन है स्टेट ईसीआई के बारे में, ठीक है। क्या काम इनका जी? तो कहा जा रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एसईसी इंक्लूड सुपरवाइजिंग इलेक्शन, सुपरवाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर लोकल गवर्नमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब क्या हो गया? गांव में पंचायत का चुनाव होगा और शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव होगा, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एसईसी करेंगी, पूरी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इनका काम होगा इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, यानी कि मतदाता सूची को बनाना, किसके लिए? फॉर लोकल इलेक्शन के लिए। और कहा जा रहा है कि आल्दो इन मोस्ट स्टेट्स दे यूज टू इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड बाय फॉर बाई इलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, बाय द, माफ करिएगा, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इलेक्टोरल रोल बनाने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम राज्यों में क्या होता है, ऐसी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। महेंद्र, प्रियांशु, कुंवर, आशीष, SM राम, शुभम, सभी लोगों ने जो जवाब दिया ना बहुत ही बढ़िया दिया है और कह रहे हैं भाग 15 में मेंशन है। शानदार जवाब है। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इलेक्शन को कंडक्ट करना है पंचायती राज संस्थाओं का और शहरी स्थानीय निकायों का, ये हमने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद क्या करना है, चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा क्या करना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हर 5 साल में स्थानीय निकाय चुनावों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को तय करना है। इस प्रकार से इनकी ड्यूटीज हो गई। राइट, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर पर बात कर लेते हैं। तो द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, टिपिकली 5 ईयर विथ रिमूवल प्रोसीजर सिमिलर टू दोज ऑफ अ हाई कोर्ट जज। इसी बात को आप समझेंगे कि यही सेंटर में होता तो वहां पर प्रेसिडेंट हो जाता और वहां पर सुप्रीम कोर्ट हो जाता। ठीक है, इसके अलावा पावर एंड लिमिटेशंस की हम बात कर लें तो शक्तियां और सीमाएं जो इनकी हैं, वो कहा जा रहा है कि राज्य के भीतर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उनका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। हालांकि उन्हें स्वायत्तता की कमी, संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सेवा शर्तों में एक रूपता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पावर एंड फंक्शन हो गया। इसके अलावा हम बात करें आपसे तो सारे पॉइंट लगभग डिस्कस हो चुके हैं। अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है जो आपको बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझना है। हालांकि ये सेल्फ टॉपिक है, खुद से करने का टॉपिक है, मैं बस आपको अप्रोच दे रहा हूं कि क्या करना है आपको, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आते हैं और मेरा उद्देश्य है कि 500 टॉपिक का मतलब है हम आपको इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दें कि 500 टॉपिक में से आपको 60-65 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके वाले हैं वो आपके टिप्स पर याद रहें और आप वहां पर कंफर्टेबल रहें। और कल से जो हमने इसमें एक बहुत ही बढ़िया वो इनिशिएटिव और बढ़ाया है वो ये है कि इस टॉपिक का MCQ भी हम करा देंगे। लेंथ थोड़ी सी क्लास की बढ़ जाएगी, आधे घंटे लगभग। ठीक है, देखो भाई, ये हमारा प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर नेपाल है, इधर चाइना है, तिब्बत है जिसे आप कहते हैं, मैप आप सबके दिल में बसता है। यहाँ पर भूटान है। जब हम भूटान तक पहुंचते हैं तो भूटान और इधर सिक्किम है, आप देख सकते हैं, और इधर आपका नेपाल है। तो ये देख सकते हैं कि जब हम बिहार से आगे बढ़ते हैं तो बंगाल मिलता है और बंगाल से जब हम असम की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और यही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, मुर्गे की गर्दन के जैसा। देख सकते हैं ये मुर्गे का माउथ हो गया, और यदि ये पूरा मुर्गा मान लें तो इसकी गर्दन के जैसा है, इसे चिकन नेक कहते हैं। और यहाँ पर ये पूरा बांग्लादेश है जो कि कभी नहीं हुआ करता था, कुछ कारणों से बांग्लादेश बना। क्या कारण थे इतिहास में आप पढ़ते हैं। यानी कि ये जो हिस्सा है इसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इसी के बारे में हम आपसे बता रहे हैं कि क्या क्या परीक्षाओं में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी का मैप आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सिक्किम है, इसके बाद ये पूरा असम है। जरा देखिएगा, असम इधर अरुणाचल प्रदेश से, इधर मेघालय से, इधर त्रिपुरा से, इधर मिजोरम से, इधर मणिपुर से, इधर नागालैंड से। तो जरा काउंट कर लेते हैं। इसको 1 बोल देते हैं साहब, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, और असम को मान लीजिए 7 बोल दें। हालांकि असम को ही 1 बोल देना चाहिए था। तो 7 हो गया। तो ये सातों बहन है, क्या है जी, 7 सिस्टर्स हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए सिक्किम इससे अलग है, बिल्कुल अलग हो जा रहा है यहाँ पर सिक्किम इससे। तो इस प्रकार से 7 सिस्टर्स हो गए। इनसे आपकी परीक्षाओं में क्या सवाल पूछा जाएगा, इनसे आपकी परीक्षाओं में सवाल एक तो ये पूछा जाएगा कि इधर से जैसे बंगाल है तो बंगाल किससे किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम है, सिक्किम किससे किससे अपनी सीमा साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश है वो किन राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हैं, बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगे हैं, और कौन से राज्य को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरा हुआ है। तो इन सबको मैं क्लियर कर देता हूं जल्दी से, 1 मिनट में। देखिए ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, और भारत की सबसे अधिक जो स्थलीय सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से लगी हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। बांग्लादेश की सीमाएं आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर मेघालय से लगी हुई हैं, बहुत क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है आप लोगों को। यहां से अरुणाचल प्रदेश है, इसके इधर म्यांमार शुरू हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, ये पूरा म्यांमार है। और इसके साथ ही साथ ये अराकान योमा की पहाड़ियां हैं जो मानसून को डाइवर्ट करती हैं, और यहाँ मेघालय में मौसिन राम और चेरापूंजी में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसी के साथ साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि एक नदी यहां से चल करके आ रही, जिस नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा है, जिसे आप चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं, वो यहाँ नामचा बरवा से मुड़ करके अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए, इस प्रकार से ऐसे अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए असम में आती है, और असम से इंटर करते हुए इस प्रकार से वो बांग्लादेश में यहां से इंटर कर जा रही है। ठीक है, तो इस नदी के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जाता है, नदी पर अलग से आप काम करेंगे। ठीक है, देखेंगे जरा ध्यान से। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो पॉइंट्स यहां पर रखा हूं देखिएगा।
हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है, यानी कि ये पॉइंट आप लोग हमें कमेंट करके जरा बताइएगा, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं। जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, यानी कि जो हिमालय पर्वत है, वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? आप अनुमानित बता सकते हैं, अप्रॉक्स बता सकते हैं, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, बताइए फटाफट। हिमालय पर्वत हिंदुस्तान के कितने राज्यों में फैला हुआ है? इन शॉर्ट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यदि आपके दिमाग में ये चलता है कि हिमालय पर्वत जो है वो कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, तो बस इतना ही में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतना ही में नहीं है। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी फैला है, अरुणाचल में भी फैला है, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम तक एक्सटेंडेड है। यहां तक मैं आपको बताऊं कि कुछ ज्योग्राफी तो ये भी कहती है कि वो अंडमान एंड निकोबार तक एक्सटेंडेड है। इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंडेड है। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय वाला जो रीजन है, ये हिमालयन माउंटेन है। दूसरा पॉइंट हमने आपसे कहा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बड़े स्तर पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो किस किस स्टेट में फ्लो करती है। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बराक, तो ये असम, मणिपुर और मिजोरम में फ्लो करती है, उसी रीजन की रिवर है। आप रिवर मैपिंग अलग से करेंगे, ठीक है। इसके बाद वैसे आपके 500 टॉपिक की सीरीज में रिवर भी शामिल है। गंगा रिवर अलग पढ़ाएंगे आपको, सिंधु अलग पढ़ाएंगे, ब्रह्मपुत्र अलग पढ़ाएंगे, बराक अलग पढ़ाएंगे सभी। ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में फैला हुआ पूरा। पटकाई हिल्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में फैला हुआ, ठीक है। तो ये सारे मैपिंग्स हैं, आप इसे देख लीजिएगा। कल की टॉपिक में हम बात करें तो आपके सामने जो कल की क्लास में टॉपिक होंगे वो क्या क्या होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरा फटाफट जल्दी से सभी लोग, कि जो आपने आज की क्लास में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। मैं 2 मिनट रिकैप कर देता हूँ। आपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सारी टेक्नोलॉजी पढ़ा आपने। आप जब साइंस में आए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आपने बात करी। जब आप पॉलिटी में आए तो आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर बात किया। जब आप इकोनॉमी में आए तो आपने इन्फ्लेशन पर बात किया। और जब आपने ज्योग्राफी देखी तो आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैपिंग देखी और सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपने सुना और समझा। फटाफट मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बात मेरी समझ में आ गई सारी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बता दें कि जो अगली क्लास आपकी होगी उसमें 10 साला प्रणाली पर हम लोग बात करेंगे, यानी कि एक बार फिर से लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके साथ डिस्कस होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रकाश का परिक्षेपण का मतलब होता है डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, जिसे इंद्रधनुष बन रही है, किस कलर में कितनी ऊर्जा है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इको टोन एंड नीचे, ये पर्यावरण का टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो आसान सा टॉपिक है सारा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बनते हैं। फाइनली मुझे आप सबका एक लास्ट कमेंट चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपसे आग्रह गुजारिश बस इतनी है कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, साझा करते रहें। मानवेंद्र यादव जी हैं, कुंवर अली हैं, एस एम राम है, अजीरुद्दीन अहमद हैं, प्रियांशु गौतम है, प्रमोद हैं, सभी लोग जितने भी लोग क्लास में हैं एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। देव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी सफल हो आप लोग। बस यही कोशिश करिएगा कि जब रिजल्ट आए जिस दिन, उस दिन आप लोग हमें लगातार मैसेज करें कि सर मेरा भी प्री हुआ है ना। और मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा भी लगाने की जरूरत ना पड़े, मेरा निश्चित रूप से होगा सर, ऐसा मान करके आप आज से आगे बढ़े, और मेरा हो गया सर ऐसा मैसेज आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।